आयनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा कि आखिर आपके पास सिलेबस क्या है सीएसआईआर नेट एग्जाम का, गेट एग्जाम का या फिर आईआईटी जैम एग्जाम का, और किस तरीके से हम लोग इस लेक्चर सीरीज के अंदर इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं वो भी आप लोगों ने देखा। देन हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, आपने पढ़ा था कि आखिर आपके पास कंडक्टर क्या होता है और वो कितने टाइप के होते हैं, और इन टाइप्स के अंदर से आप पढ़ने वाले हो, आप फोकस करने वाले हो आयनिक कंडक्टर्स के ऊपर। तो आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि आखिर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। एंड देन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसको आप लोग अल्फा भी बोलते हो। तो अल्फा जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो भी हम लोग यहां बात करने वाले हैं। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर आपके पास ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, जो कि बेसिकली आपके पास है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और समझते हैं इन सारी चीजों को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 2 of ion equilibrium. So एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आई होप कि आपने देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सो डोंट वरी, मैं यहाँ पर ऊपर कहीं आई बटन दे दूंगा, यहाँ पर क्लिक कर भी आप उस लेक्चर को देख सकते हो। बाकी आप लोग जा सकते हो RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, वहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आयन इक्विलिब्रियम की अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन करके रखो भाई, क्योंकि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको हम लोग यहाँ पर एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 से देखना बहुत जरूरी रहेगा, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो। बहुत सारे चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप कि आपने वो भी देख लिए होंगे, बट अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो धीरे धीरे आप लोग यहां पर उनको भी कवर करते हुए चलना। अब हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर लास्ट लेक्चर के अंदर आपके पास सिलेबस क्या होगा एंड किस सीक्वेंस के अंदर हम लोग यहां पर इस लेक्चर सीरीज के अंदर इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। एंड देन आपने बेसिकली पढ़ लिया था कि आखिर आपके पास कंडक्टर क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं। एंड आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके एग्जांपल्स भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको आप लोग बोलते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप लोग अल्फा भी बोलते हो। तो उसके बारे में भी आज चर्चा रहेगी। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर आपके पास ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर को आपको कंप्लीटली फॉलो करना है, कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपका चल रहा है बेसिक्स, और बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि आखिर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है सब्सटेंसेस लाइक acid, base and salts which can conduct electricity in their aqueous form due to ionization are called electrolytes। अब यहां मैंने कुछ टर्म्स का यूज किया है। मैंने यहां पर यूज किया है एसिड, यूज किया है मैंने, बेस यूज किया है, सोल्ट मैंने यूज किया है। अगर आपको नहीं पता है कि आखिर एसिड क्या है, बेस क्या है, सोल्ट क्या है, तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि आखिर आप लोग किस तरीके से एसिड और बेस को क्लासीफाई करते हो, कैसे आप लोग इस सब्सटेंस को एसिड बोलते हो, कैसे आप लोग उसको बेस बोलते हो। बट एक चीज मैं मानकर चलता हूं कि आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा कि जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं, मान लो HCl, तो आपके पास क्या होता है, एक एसिड होता है। अगर मैं यहां पर लिख दूंगा लेट्स से KOH, तो आपके पास ये क्या होगा, एक बेस होगा। तो एक हल्का फुल्का आइडिया आपके पास है कि आखिर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो उस हल्के फुल्के आइडिया से ही आज हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। एंड कल हम लोग पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि आखिर आपके पास एसिड्स किस तरीके से क्लासीफाई होते हैं, बेसिस किस तरीके से क्लासीफाई होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और सोल्ट को भी आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है। लेकिन अभी के लिए मान लो आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, चाहे वो एसिड हो, बेस हो या फिर आपके पास सोल्ट हो, अगर मैं उस सब्सटेंस को पानी के अंदर मिक्स कर दूंगा और पानी के अंदर मिक्स करने के बाद अगर वो अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो रहा है, राइट, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, एक इलेक्ट्रोलाइट बोलता हूं। और वो जो आयंस यहां पर बने हैं, उन आयंस की वजह से आपके पास यहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है उस सॉल्यूशन के थ्रू। तो एक बेसिक डेफिनेशन थी जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर भी। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन इज रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन एंड व्हेन करंट पासेस थ्रू वायर्स इट शोज मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू वायर्स। भाई आपके पास यहां पर एक, लेट्स से आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपके पास वहां पर एक बीकर होता है, इधर एक कंपार्टमेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रोड यहां लगाते हो आप लोग वायर, राइट। तो इस वायर के अंदर से इधर आप यहां लगाते हो सोल्ट ब्रिज। तो अगर आपके पास सर्किट कंप्लीट होगा तभी आपके पास क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो इस सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है आपके पास, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं उसके थ्रू भी क्या हो रहा है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आपके पास पास हो रही है। और अगर ऐसा है तो आप लोग क्या बोल रहे हो कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यानी कि आपके पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, उसको आप लोग क्या बोलते हो, एक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो, और उसको क्या बोल सकते हो, एक आयनिक कंडक्टर भी बोल सकते हो। सो आपके पास यहां पर चीज होती है इलेक्ट्रोलाइट, ये होते हैं दो टाइप्स के। नंबर 1 आपके पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड नंबर 2 आपके पास है यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इनकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता ही होगी कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर लेट्स से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, आपस क्या होता है, दोज आयनिक कंडक्टर्स
मिक्सचर्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन द एक्वा सॉल्यूशन। मैं कोई सब्सटेंस लेकर आया, राइट, अगर मैंने इसको डाल दिया लेट से पानी के अंदर, और पानी में डालने के बाद आपके पास जो सब्सटेंस है अगर कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो गया, अगर मेरे पास इसके 10 मोल है और 10 की 10 मोल आपके पास आयंस के अंदर ब्रेक हो गए, तो इस सब्सटेंस को मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलने वाला हूं। यानी कि ये क्या है, सब्सटेंस है जिसको मैं पानी में डालूंगा तो एक कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर ही ब्रेक हो जाता है। एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा इज व्हाट इज 100%, यानी कि क्या कर रहा है वो 100% ब्रेक हो रहा है अपने आयंस के अंदर। और फ्रैक्शन में मैं इसको क्या बोलने वाला हूं, दैट अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा की जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज व्हाट, दैट इज 1 इन केस ऑफ फ्रैक्शन। और परसेंटेज में इसे क्या बोलने वाले हो, इसे बोलने वाले हो आप लोग 100%। तो जो आपके पास होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो क्या करते हैं, कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएंगे जैसे ही आप उसे क्या करोगे, पानी के अंदर डाल दोगे। तो अगर वो कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है दैट मींस ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर ये आपके पास क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 1 होगी। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, आई होप कि आप फैमिलियर होंगे इन एग्जांपल से। आपने ये टर्म क्लास 11th के अंदर बीएससी के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। जैसे कि बात कर सकते हैं यहाँ पर H2SO4, HCl, HNO3, HClO4, इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी बोलते हैं। मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा कि आपके पास एसिड्स क्या होते हैं, तो वहां पर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि आखिर ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये आपके पास वीक एसिड्स हैं। लेकिन आई होप कि आपको पता होगा कि आपके पास H2SO4, HCl, HNO3 ये आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और अगर मैं इन सब्सटेंस को लेट से डाल रहा हूं पानी के अंदर तो क्या होगा, आपके पास ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे अपने आयंस के अंदर। अगर मैंने 10 मोल ऑफ HCl को डाल दिया पानी में तो वो जो 10 मोल आपके पास HCl के क्या कर जाएंगे, वो कंप्लीटली अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। साथ में कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस भी, दैट इज KOH, NaOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड एंड जितने भी आपके पास होते हैं सोल्यूबल सोल्ट्स। अब यार सोल्ट्स को भी आप लोग क्लासीफाई कर सकते हो कि आपके पास ये जो सोल्ट है ये सोल्यूबल है, ये आपके पास सोल्ट है क्या है, इनसोल्यूबल है। तो डोंट वरी, जब हम लोग पढ़ेंगे सोल्ट को तो मैं आपको वहां पर 8 रूल्स दूंगा जिससे आप लोग ये डिफाइन कर पाओगे कि आपके पास जो सोल्ट है, गिवन सोल्ट है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल फॉर्मूले से ही आप ये बता पाओगे कि आखिर आपके पास ये जो सोल्ट है ये सोल्यूबल होने वाला है या फिर इनसोल्यूबल होगा पानी के अंदर। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। लेकिन अभी के लिए जितने भी आपके पास होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जितने भी आपके पास होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और जितने भी आपके पास हैं सोल्यूबल सोल्ट, आपके पास ये कैसे होते हैं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यानी कि अगर मैं इन सब्सटेंस को पानी के अंदर डाल दूंगा तो ये क्या कर जाएंगे, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे अपने आयंस के अंदर। और इन सब कंपाउंड के लिए आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है, जो कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि क्या कर गए, वो 100% डिसोशिएट कर गए। तो ये आपके पास कहानी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब बात करते हैं कि आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। भाई अगर आपने किसी सब्सटेंस का 10 मोल लिया है तो अगर ये 10 मोल अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो आपके पास क्या बन गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया। लेकिन अगर 10 मोल आपने लिए लेकिन वो 10 की 10 मोल आपके पास आयंस के अंदर ब्रेक नहीं हुए, कुछ ही फ्रैक्शन हुए, लेट्स से 5 मोल्स हुए, 4 मोल्स हुए, तो उस केस में आप उसे क्या बोलते हो कि वो क्या कर रहा है, पार्शियली डिसोशिएट कर रहा है अपने आयंस के अंदर। और इस टाइप के सब्सटेंस को, इस टाइप के आयनिक कंपाउंड्स को आप लोग क्या बोलते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो। सो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर पार्शियली आयनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन आर नोन एज व्हाट, आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट, इज लेस देन व्हाट। भाई अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू 1 है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% आयनाइज्ड आपके पास हो गया, तो ये तो आपके पास 100% होगा नहीं, 30% होगा, 25% होगा, 20% होगा। तो उस केस में आपके पास जो अल्फा की वैल्यू होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 0.25, 0.30, यानी कि क्या रहने वाली है आपके पास, वो 1 से कम ही रहने वाली है। और जनरली आपके पास क्या रहती है, इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम रहती है। हम इसे कैसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं दैट अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, राइट। सो फॉर ई वीक इलेक्ट्रोलाइट द अल्फा की आपके पास क्या होती है, लेस देन 1 होने वाली है। कुछ एग्जांपल मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे कि जितने आपके पास होने वाले वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस, HCN है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये सब आपके पास क्या होते हैं, या तो वीक एसिड्स हैं या फिर वीक बेस हैं। और जितने भी आपके पास वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस है वो आपस किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, वो आपस आने वाले हैं इन कैटेगरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एग्जांपल्स भी आप साथ साथ यहां पर याद करते हुए चलो। और एक और चीज आपको करनी है वो है कि आपको वीडियो को लाइक भी करना है यार। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल के ऊपर आप लोग नए हो तो चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ। अगर मैं यहां पर अपने इलेक्ट्रोलाइट को इसी चीज के अंदर ही मैं क्लासीफाई कर रहा हूं कि वो कितना डिसोशिएट होगा, यानी कि उसकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए अल्फा को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टडी मैंने यहां पर लिखी हुई दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा आपके पास क्या होता है। तो इसको समझिएगा आप लोग प्लीज ध्यान से, क्योंकि इस अल्फा का मैं बहुत यूज करने वाला हूं इस चैप्टर के अंदर आगे जाकर। तो इस अल्फा क्या होता है इसका हम यूज करेंगे, साथ में यूज करने वाले कि आपने क्या पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी, तो वो
कोर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर ऊपर कहीं आई बटन दे दूंगा, या फिर आप लोग जा सकते हो आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पर जाकर आपको प्ले सेक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन करना भाई, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने सारी की सारी बातें वहां पर अच्छे से क्लियर की हुई है। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, जब भी मैं उसे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डालूंगा, लेट से मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर पानी की, अगर मैं डाल दिया उसको पानी के अंदर, इट स्पॉन्टेनियसली डिसोशिएट इनटू आयंस। यार उस कंपाउंड को जब डालोगे पानी के अंदर तो वो अपने आप से ही अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो रहा है, आपने कुछ किया नहीं है, राइट। इट स्पॉन्टेनियसली डिसोशिएट इनटू आयंस। इट मे डिसोशिएट पार्शियली, वो पार्शियली भी डिसोशिएट कर सकता है या फिर वो कंप्लीटली भी डिसोशिएट कर सकता है। अगर वो कंप्लीटली कर रहा है तो मैं उसे क्या बोलूंगा कि आपके पास क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। और अगर वो कर रहा है पार्शियल डिसोशिएट, उसमें क्या बोलने वाला हूं, दैट अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज आपके पास लेस देन 1। तो ये आपके पास केस रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन मैंने यहां पर नीचे लिखी हुई है, इससे आपके पास सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डेफिनेशन आपके पास यहां पर क्या है, द डिग्री ऑफ dissociation that is alpha of an electrolyte is the fraction of mole of electrolyte that has dissociated under the given condition। कितना फ्रैक्शन आपके पास उसका डिसोशिएट हो गया है। मैथमेटिकली आप इसे कैसे बोलोगे, मैथमेटिकली दैट अल्फा इज व्हाट, दैट अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोशिएट हो गए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। लेट्स से कि आपके पास क्या है, 10 मोल्स आपके पास क्या है भाई, मान लो कोई कंपाउंड आपके पास x है और इसकी आपके पास लेट्स से आपके पास xy कोई कंपाउंड है, xy कोई कंपाउंड आपके पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है, दिस लेट्स से कटायन आपके पास क्या है, एनायन है। तो लेट्स से कि मैंने 10 मोल xy कंपाउंड को डाल दिया है पानी के अंदर। पानी में डालने के बाद आपके पास जो 10 मोल है, इसके सिर्फ और सिर्फ 4 मोल क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। तो अगर आपको निकालना है इसका अल्फा, तो अल्फा कैसे निकालोगे भाई, कितने मोल डिसोशिएट हो गए उसके आयंस के अंदर, कितने हुए आपके पास, यहाँ पर 4 हुए हैं। टोटल आपके पास कितने थे, यानी कि इनिशियल आपके पास कितने थे, 10 थे, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, ये दिस विल बी 0.4। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस आपके पास डिसोशिएट हो गए उसके आयंस के अंदर। और यहाँ पर आपका जो सब्सटेंस होने वाला दैट इज व्हाट, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने आयंस के अंदर ब्रेक कर रहा है। बेसिक्स बहुत जरूरी है, जिन जिन टर्म्स का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, चाहे मैं यूज कर रहा हूँ सब्सटेंस का, चाहे मैं यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट का, चाहे मैं यूज कर रहा हूँ अल्फा का, चाहे मैं यूज कर रहा हूँ फ्रैक्शन ऑफ मोल का, चाहे मैं यूज कर रहा हूं मोल्स का, हर एक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि आखिर मैं किस टर्म को कैसे यूज कर रहा हूं और कैसे आप उसको डेफिनेशन के अंदर फिट करोगे। तो ये आपके चल रहे हैं भाई बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर, बिल्कुल चल रहा है बेसिक्स। तो यहां पर हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो ऐसा मत बोलना कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर प्लीज ज्यादा क्वेश्चंस कराइए। यार अभी लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, जैसे हम लोग आगे चलेंगे मैं आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे कराने वाला हूं। साथ में आप इस लेक्चर सीरीज को देख सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी, भाई वहां पर भी आपको लेक्चर सारे के सारे सेम मिलेंगे, लेकिन वहां पर आपको डेडिकेटेडली टेस्ट भी मिल जाएंगे, साथ में आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे, एंड साथ में आपको मिलने वाले हैं ऑडियो लेसन जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए। तो वेबसाइट के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.rjacademy.store। आप वहां पर जा सकते हो, वहां पर जाकर आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं आप उनको देख सकते हो, टेस्ट सीरीज को देख सकते हो, बहुत सारी चीजें वहां पर है, आप उनको भी देख सकते हो। बाकी कंटेंट आपको जो यहां पर मिल रहा है, कंटेंट आपके पास वहां पर ही वही रहेगा, और कंटेंट सारा के सारा हम लोग यूट्यूब के ऊपर ही डालने वाले हैं। अब आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास अल्फा क्या होता है, तो ये जो अल्फा है ये आपके पास किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं। पहला फैक्टर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट, दैट इज डाइल्यूशन। सो हम देखने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर, ये बात के अंदर, कि आपके पास जो अल्फा है वो क्या होने वाला है, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी होगा। बाद में नहीं, इसको आज ही देख लेंगे हम लोग कि आपके पास जो ये अल्फा है, यानी कि जो आपके पास ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी कैसे आया, दिस इज ये हम लोग पढ़ेंगे अंडर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसको आज ही पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अगर आपको ये चीज पता है तो आप ऐसे क्या बोल सकते हो कि अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा सॉल्यूशन की, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम का इंक्रीज करने का मतलब आपके पास क्या होता है कि लेट्स से आपके पास कोई सॉल्यूशन है, इसको आप लोग क्या कर रहे हो, डाइल्यूट करे जा रहे हो, पानी डाले जा रहे हो, पानी डाले जा रहे हो, पानी डाले जा रहे हो, तो पानी को बार बार डालने से आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसे आप लोग क्या बोलते हो, डाइल्यूशन भी बोलते हो। यानी कि ऑन डाइल्यूशन आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्फा जो आपके पास क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। लेकिन ध्यान रखना कि आपके पास जो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 से बड़ा आपके पास अल्फा हो ही नहीं सकता। भाई अगर आपके पास लेट्स से इनिशियली 10 मोल्स थे और उसके 10 मोल क्या करके डिसोशिएट कर गए, तो आप क्या कैसे निकालोगे अल्फा को, अल्फा आप निकालने वाले हो कि 10 में से कितने मोल डिसोशिएट हुए, लेट्स से कि 10 ही हो गए, कितने थे इनिशियली, 10 ही थे, तो आप पास क्या निकलेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 ही निकलने वाली है। तो अल्फा की आपके पास क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, इससे बड़ी आपके पास अल्फा की वैल्यू कभी भी नहीं होगी। और आपने अभी पढ़ा है कि आपके पास जो अल्फा होता है दैट इज व्हाट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी, एंड दिस वी इज व्हाट, दिस वी इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर से क्या होता है, वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। वी विल सी लेटर ऑन दिस चैप्टर दैट अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी। तो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा, कैसे कर सकता हूं? डाइल्यूशन करके। सो ऑन डाइल्यूशन अल्फा के पास क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए आपके पास क्या होगा? अल्फा हमेशा 1 के बराबर ही होगा। उसमें आप चाहे कर लो कितना डाइल्यूशन, भाई अल्फा की जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है वो वही रहेगी। तो अगर आपके पास लेट से होता है HCl, HCl आपके पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो HCl के लिए आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 है। अब चाहे आप उसके अंदर कितना भी पानी डालते रहो, वो जितना डिसोसिएट होना था वो हो चुका है, उसके पास की वैल्यू आपस क्या रहेगी? अल्फा की वैल्यू 1 रहेगी, उससे बड़ी उसकी हो नहीं सकती है। लेकिन अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसके लिए आपके पास जैसे डाइल्यूशन करते रहोगे आपके पास क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। सेकंड फैक्टर आपके पास यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर है। आपको पता है कि अगर आपके पास लेट से कोई सब्सटेंस है, आपने इसको पानी में डाल दिया, डिसॉल्व आपने कर दिया, अगर मैं नीचे से हीट करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं? टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो क्लियरली है कि जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो आपके पास क्या होंगे? ऊपर भाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। अगर बॉन्ड्स ब्रेक हुआ है आपके कंपाउंड के अंदर तो वो क्या कर रहा है? अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो रहा है। तो जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा उतने ही ज्यादा आपके पास अंदर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, यानी कि ज्यादा क्या बनने वाला है? पास बनेंगे आयंस, और यानी आपके पास क्या हो रहा है? ज्यादा आयनाइजेशन होगी। दैट मींस आपके पास क्या हो रहा है? अल्फा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आयनाइजेशन इंक्रीजेस एंड थस अल्फा की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट है दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर क्या है। तो आपने पढ़ लिया अभी कि आपके पास जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज व्हाट, ये आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। तो जो आपके पास होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, उसके लिए आपके पास क्या होगा? अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि क्या कर गया वो? 100% डिसोसिएट कर गया है। लेकिन आपके पास जो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए आपके पास क्या होता है? अल्फा इज लेस देन 1, यानी पास यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रैक्शन के अंदर? अल्फा इज लेस देन 100%, वो बहुत ही कम क्या होता है? आपके पास डिसोसिएट होता है। तो आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज अल्फा की वैल्यू 1 रहेगी। अगर होता है वीक तो अल्फा क्या होने वाली है? आपके पास लेस देन 1 होने वाली है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप लोग यहाँ पर HCl का यूज कर रहे हो या फिर आप लोग यहाँ पर HCN का यूज कर रहे हो। दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज व्हाट, दिस इज योर वीक एसिड। तो अगर आप इसको लेकर चलोगे तो आपके पास क्या आएगा? अल्फा इज लेस देन 1। और आप लोग लेकर चलोगे इसको, इसका पास क्या आने वाला है? अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इन चीजों के ऊपर क्या करती है? चीजें जो है वो डिपेंड करते हुए चलती हैं। साथ में आप इस सब्सटेंस को किस सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हो, उस सॉल्वेंट के ऊपर भी आपकी जो चीजें हैं वो डिपेंड करने वाली हैं कि आपको जो सॉल्वेंट है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी जो है चीजें डिपेंड करेंगी कि आपके पास उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो भाई इस टर्म को आप लोग कहां पढ़ते हो? इसको आप लोग पढ़ते हो क्लास 11-12 की फिजिक्स के अंदर। तो आई होप कि आपको पता हो कि आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। पर आपको नहीं पता है तो प्लीज इसको सर्च करो और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आखिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। भाई इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अब एक चीज आप यहां पर प्लीज याद कर लो कि अगर मेरे पास सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि मेरे पास जो म्यू है, अगर मेरे पास म्यू इंक्रीज होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? यहां पर अल्फा की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। लेट्स से कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, लेट्स से मैंने यहां पर क्या ले लिया? मैंने यहां पर ले लिया HCN। अब मैं इस HCN को मिक्स कर सकता हूं पानी के अंदर भी, और मैं इसको मिक्स कर सकता हूं बेंजीन यानी कि C6H6 के अंदर भी, और मैं इसको मिक्स कर सकता हूं D2O के अंदर भी, है ना। मैं अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर इसको मिक्स कर सकता हूं। तो ये जो आपके पास HCN है ये उतना आयनाइज सबके अंदर नहीं होगा, सब में सेम आयनाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि जितना HCN आपके पास H2O में ब्रेक हो रहा है आयंस के अंदर, उतना ही आपके पास बेंजीन में होगा, उतना ही आपके पास D2O के अंदर होगा। तो किसके अंदर ज्यादा होगा, किसके अंदर कम होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास इन सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। जितनी ज्यादा आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतना ज्यादा आपके पास ये जो आपके पास यहां पर सब्सटेंस है क्या करेगा? ये अपने आयंस के अंदर ब्रेक करेगा। तो मैंने यहां पर कुछ मेजर सॉल्वेंट की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है। यही सॉल्वेंट आप जनरली यूज करते हो अपने इस चैप्टर के अंदर। यहां पर हम यही यूज करने वाले हैं और मेनली हम लोग यहां पर यूज करने वाले सिर्फ और सिर्फ पानी का ही, यानी कि 99% तो मैं क्या करने वाला हूं? सिर्फ और सिर्फ पानी का ही यूज करूंगा। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर से ही बन गया तो फिर आपको यहां पर अलग अलग सॉल्वेंट की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए। याद मत करो बट ये याद करो किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, राइट। तो आपके पास जो है यहां पर H2O, इसके आपके पास म्यू क्या होता है? 81, D2O के लिए होता है 79, C6H यानी कि बेंजीन आपस क्या होगा? 2.5 एंड फॉर CCl4 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू म्यू। लेकिन ध्यान रखना, मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आखिर आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। इसको आप लोग कहां पढ़ते हो? इसे आप लोग बेसिकली पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर। और इस टॉपिक के ऊपर से आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन सकता है, मैं जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल
डिसोशिएट मोर इनटू इट्स आयन, यानी कि अगर मैं इस सब्सटेंस को मिक्स कर देता हूं पानी के अंदर या फिर D2O के अंदर, तो किसके अंदर वो ज्यादा अपने आयंस के अंदर ब्रेक होगा। तो आपको इसका आंसर भी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या है। मैं वहां पर आपको बता दूंगा कि आखिर आपका आंसर सही है फिर गलत है, और जो लोग सोल्व नहीं कर पा रहे हैं उनकी भी थोड़ी क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। तो अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं फैक्टर नंबर 5 जिनके ऊपर आपके पास ये जो अल्फा की वैल्यू डिपेंड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज मिक्सिंग ऑफ आयंस। लेट्स से कि आपके पास क्या है, आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, में यहाँ पर एग्जांपल लेकर चल लेता हूँ। इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो चीजों के अंदर, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट और ओड आयन इफेक्ट। इससे फर्क क्या पड़ेगा मैं आपको समझाऊंगा अभी। लेट्स से आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो आपको पता है कि जो आपके पास यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज व्हाट, दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या करेगा, आपके पास अपने आयंस के अंदर ब्रेक होगा, लेकिन पार्शियली ब्रेक हो रहा है, यानी कि आपके पास इस सब्सटेंस के अंदर और इसके आयंस में क्या होने वाला है, एक इक्विलिब्रियम आपके पास एस्टैब्लिश हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो आपके पास यहाँ पर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब जिस सॉल्यूशन आपने क्या डाला हुआ है, आपके पास पानी है, इसमें आपने क्या डाल दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया। ये कर जाएगा अपने पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसके आयंस में क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम आपके पास अटेन हो जाएगा। अगर आपने इस सब्सटेंस के अंदर ही अमोनियम क्लोराइड को भी ऐड कर दिया, आपके पास ये क्या होता है, एक सोल्ट होता है, आप पढ़ोगे इसको आगे जाकर। तो सोल्ट क्या करते हैं, ये आपके पास क्या है, एक सोल्यूबल सोल्ट है। अगर आपके पास ये एक सोल्यूबल सोल्ट है तो क्या करेगा, ये कंप्लीटली अगर जाएगा अपने आयंस में ब्रेक कर जाएगा, यानी कि आपके पास जो यहाँ पर NH4C है, दिस इज व्हाट, दिस इज अमोनियम आयन, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोराइड आयन। यानी कि जब मैं इस पर्टिकुलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम क्लोराइड को डाल दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। यानी कि आपने क्या कर दिया, इसको आपने एडिशनली ऐड किया है, ये रहा आपके पास पहले से इक्विलिब्रियम, यानी कि आपने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। इसे मैं क्या बोलने वाला, बोलने वाला हूं कॉमन आयन इफेक्ट। यानी कि जो चीज आपने बाहर से डाली है उसके अंदर भी वही आयंस प्रेजेंट है जो ऑलरेडी आपके पास उस इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर प्रेजेंट थे। और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं ली चैडलर प्रिंसिपल, जहां मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर मैं यहां पर इस सिस्टम को, अगर मैं यहां पर इस इक्विलिब्रियम सिस्टम को डिस्टर्ब कर दूंगा बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज, यानी कि अगर मैं इसकी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दूंगा तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट होगा। तो मैं यहां पर उसका डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, राइट। सो ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ कॉमन आयन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इंक्रीजेस एंड देयरफॉर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आप लोग इसको पढ़ चुके हो कि अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन करता हूं इंक्रीज, तो आपके पास क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम वहां पर शिफ्ट होगा जहां पर क्या हो जाएगा, इसका काउंटर अटैक हो, यानी कि आपको करना पड़ेगा इसको डिक्रीज। डिक्रीज ये कहां पर होगा, ये डिक्रीज कब होगा, आपस क्या हो जाएगा, रिएक्शन आ जाएगी बैकवर्ड के अंदर जाएगी। और अगर आपके पास रिएक्शन बैकवर्ड के अंदर जा रही है, दैट मींस आपके पास जो आयंस है वो क्या हो गए, कम हो गए। यानी बस क्या होगा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई, यानी क्या आपके पास डिक्रीज कर गई। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई, दैट इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ कॉमन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयंस इंक्रीजेस एंड देयरफॉर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मींस क्या करके आपके पास अल्फा जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेट्स से कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दूं इसके अंदर कोई कॉमन आयन नहीं है, अगर आपके पास कोई एक कंपाउंड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या कर रहा है अपने आंसर में ब्रेक होगा स्पॉन्टेनियसली, लेकिन अगर मैंने इस सोल्यूशन में क्या डाल दिया, लेट्स से मैंने डाल दिया इसके अंदर HCl, तो HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे ब्रेक होगा ये, एसिड क्या बनाएगा आपके पास H+ और Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर जो आपके पास ये दो आयंस है, इनमें से कोई भी आयन पहले से इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट अ केस ऑफ कॉमन आयन। लेकिन यहाँ पर आपने जो आयंस डाले हैं, आपने यहाँ पर डाल दिया H+, और जैसे ही आप लोग डालते हो H+ को, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, OH नेगेटिव है, तो ये H+ क्या करेगा, इस OH नेगेटिव से रिएक्ट कर जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर है OH नेगेटिव, आपके पास आपने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, आपने यहाँ पर ऐड कर दिया H+, तो क्या करेंगे भाई, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनाने के पास H2O की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आपने एक ऐसा आयन डाला है जो कॉमन नहीं है, लेकिन इसके डालने की वजह से आपका जो ये इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब कैसे करेगा ये, क्योंकि अगर ये H+ इससे रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा पास, इसकी क्या कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, और अगर आपके पास इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो यहाँ पर होगा पास क्या, काउंटर अटैक। यानी कि अगेन ली चैडलर प्रिंसिपल, आपके पास जो इक्विलिब्रियम है ये कहां पर शिफ्ट करेगा, जहां पर क्या कर, जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए, और इंक्रीज कहां पर होगी, जब ये कहां मूव करेगा, फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगा, और अगर आपके पास रिएक्शन फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगी, आप क्या बोलोगे, इसकी अल्फा वैल्यू आपस क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। सो ड्यू टू रिएक्शन ऑफ OH नेगेटिव आयंस विद H+ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस विल डिक्रीज एंड देयरफॉर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मींस अल्फा इंक्रीजेस। अब ये भाई इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो रहा है, ये मैं आपको डायरेक्टली यहां बता रहा हूं, बट इसको हमने पढ़ा
है डिटेल के अंदर अंडर लीजेंडर प्रिंसिपल इन चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आप उस चैप्टर को जाकर प्लीज देख लेना, तभी आपको ये टॉपिक जो है, जो चीज़ या कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझ में आएगा। अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन आपको समझ में अगर कोई चीज़ें नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर चीज़ें जो है वो कमेंट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास स्ट्रॉन्ग पीरियड लॉ होता भी नहीं है, किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही होता है। तो इस लॉ को पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर लॉ आपसे क्या कहने वाला है, फिर हम लोग चलेंगे आगे इस चैप्टर के अंदर और हम लोग पढ़ेंगे अगर आपके पास एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। सो फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है A प्लस बी नेगेटिव, आपस में क्या एक आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर आपस में क्या कैटायन, यहाँ पर क्या एनायन है, डिसॉल्व इन वाटर। अगर मैंने इस कंपाउंड को डाल दिया पानी के अंदर, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देन ये रही आपके पास क्या इक्वेशन, ए बी एक्वस, यहाँ पास वगैरह इक्विलिब्रियम, आपस में क्या है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और आपस में क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, पार्शियली होगा, यानी कि आपके पास इस कंपाउंड के अंदर और इसके आयंस में क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर उसकी इक्वेशन लिखी हुई है, दैट इज व्हाट, दैट इज ए बी एक्वस इक्विलिब्रियम ए प्लस कैटाइन प्लस बी नेगेटिव एनाइन एक्वस। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर किस तरीके से मैं यहाँ बनाऊंगा अपनी ICE टेबल, तो ICE टेबल को कैसे बनाते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी, और ICE का हम बहुत यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो प्लीज आप लोग पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को देख लेना इस पूरी प्लेलिस्ट को देखने से पहले, वरना कुछ चीजें आपको जो है वो समझ में नहीं आएंगी। नाउ लेट्स से कि आपके पास इनिशियली क्या है, आपके पास इनिशियली सिर्फ और सिर्फ क्या है, C कंसंट्रेशन है आपके पास इस पर्टिकुलर कंपाउंड की AB की। ये मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, कंसंट्रेशन लिखी हुई है इन मोलैरिटी। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए मेरे पास जो अल्फा है, दिस इज व्हाट, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा को आप बेसिकली बोल सकते हो कि आखिर आपके पास एक मोलर सब्सटेंस के अंदर से कितना डिसोसिएट हो गया। अगर एक में से कितना डिसोसिएट हो रहा है उसको मैं क्या बोलता हूं, अल्फा बोलता हूं। सो अल्फा इज व्हाट कि 1 मोलर में से कितना डिसोसिएट हो गया। अगर एक मोलर में से अल्फा डिसोसिएट होगा तो सी में से कितना हो जाएगा भाई, सी में से होगा सी अल्फा, यानी कि आपके पास ये क्या कर जाएगा भाई, माइनस सी अल्फा। दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज, कितना चेंज हुआ है, यानी कि आपके पास इनिशियली क्या था, ये सी मोलर था, कितना चेंज हो गया, माइनस का सी अल्फा। अगर आपके पास यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 रहेगा और ये आपके पास कम हुआ है माइनस का सी अल्फा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी प्लस सी अल्फा एंड दिस इज व्हाट, दिस विल बी प्लस सी अल्फा। तो एट इक्विलिब्रियम कितना बचेगा, ये बचेगा सी माइनस का सी अल्फा, जिसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, मैंने क्या कर लिया, सी ले मैंने कॉमन, क्या बन जाएगा, सी इंटू में 1 माइनस का अल्फा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया सी इंटू में 1 माइनस का अल्फा, दिस विल व्हाट, दिस विल बी सी अल्फा एंड दिस इज व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू सी अल्फा। सो दिस इज हाउ यू मेक ICE टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इस ICE टेबल का मैं बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं इस पूरी सीरीज के अंदर, तो आपको ये बनानी जरूर आनी चाहिए। अब आप लोग पढ़ चुके कि मैं किस तरीके से इस इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता हूं, और क्योंकि मैं यहां पर अपने कंपाउंड को डिसोशिएट कर रहा हूं तो मैं यहां पर इस इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट क्या बोल सकता हूं भाई, के डिसोसिएशन भी बोल सकता हूं। एक ही चीज है, बस मैंने नाम से कर दिया, अलग कर दिया है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं क्या बोलने वाला हूं, दिस इज के डिसोसिएशन इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि A प्लस की कंसंट्रेशन इनटू में B नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय AB, राइट। ये आपके पास क्या इक्विलिब्रियम के ऊपर C अल्फा है, ये आपके पास क्या है C अल्फा है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज C इनटू में 1 माइनस का अल्फा। अब इस C से कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा C इनटू में अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पर जो एक C है, इससे मैं इसको काट रहा हूं तो क्या बन जाएगा, ये एक रहा C, ये आपके पास क्या है अल्फा इंटू में अल्फा, दिस विल बी अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस का अल्फा बचेगा। सो के dissociation is equal to what, C alpha square divided by 1 minus का alpha. So this is what, this is the dissociation constant for the weak electrolyte. मैं इस केस में लेकर चल रहा हूं weak electrolyte को ही, और आप लोग पढ़ चुके हो that for weak electrolyte alpha is what, alpha is less than equal to 1, यानी कि आपके पास जो अल्फा की वैल्यू होगी that is what, वो 1 से बहुत छोटी होती है। इसका मैं अभी थोड़ी देर में यूज करूंगा, मैंने क्यों बताया आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपके पास ये 1 मोल हुआ, फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप इस एक्सप्रेशन को अलग तरीके से भी लिख सकते हो। आपको पता है कि आपके पास जो यहां पर एक्सप्रेशन है, इसमें ये C क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पास क्या होती है, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू मोल अपॉन में वॉल्यूम। और अगर मैं बात करूंगा यहां पर कि आपके पास जो वॉल्यूम है, अगर मैं उसको V बोल देता हूं यहां पर, और मैं मोल को लेकर चलता हूं 1 मोल, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, C इज इक्वल टू 1 अपॉन में V, यानी कि मैं इस C को लिख सकता हूं 1 अपॉन में V, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, ये दिस इज K डिसोसिएशन इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस का अल्फा
अल्फा इंटू में वी, क्योंकि आपके पास सी क्या बन जाएगा 1 अपॉन में वी इन केस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हालांकि आपके पास अगर मोल्स ज्यादा भी हुए, लेट्स से आपके पास n मोल्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास सी इक्वल टू व्हाट n इंटू में वी, यहाँ पास ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास n आ जाएगा, और यहाँ पास n के आपके पास मोल्स हैं, मोल्स आपके पास थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो इस कॉन्स्टेंट को आप यहाँ पर इस कॉन्स्टेंट के अंदर भी इंक्लूड कर हटा सकते हो। भाई इस n को आप यहाँ पर ले आइए, ये पूरा क्या बन जाएगा, नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर n मोल नहीं लिए, मैंने यहाँ पर क्या लिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल लिया है। अगर मैं यहाँ पर n मोल लेकर चलूंगा तब भी जो चीजें हैं वो आपके पास ज्यादा बदलेंगी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी निकालने वाला हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने वाला नहीं हूँ। सो फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अबव एक्सप्रेशन कैन बी और कैन ऑल्सो बी रिटन एज K डिविजन इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस का अल्फा इंटू में बी। अब मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हो, आप यहाँ पर लेकर चल रहे हो वीक इलेक्ट्रोलाइट को ही, यानी कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, यानी कि 1 माइनस अल्फा को क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 ही बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास जो अल्फा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो सकती है 0.1, 0.2 है ना, 0.3, यानी कि 1 ही कंपेरिजन में होने वाली बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, तो आप 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 भी बोल सकते हो। तो वही अप्रोक्सीमेशन मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिया हुआ है। सिंस द इलेक्ट्रोलाइट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, thus we can say that alpha is negligible in comparison to 1, that is 1 minus alpha is approximately equivalent to what, is equivalent to 1। so आपके पास क्या बन जाए एक्सप्रेशन, अब K डिविजन इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इंटू में V। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर 1 माइनस अल्फा क्या लिख दिया है भाई, सिंपली 1 लिख दिया है। अब मैं यहाँ से क्या बोलने वाला हूँ, अल्फा स्क्वायर क्या बन जाएगा पास, दिस इज इक्वल टू व्हाट, K डिविजन इज इक्वल टू में V, ये क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, K इंटू में V, यानी कि अल्फा पास क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ V। आप पास ये क्या होता है भाई, ये कांस्टेंट ही तो है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, मैं इसको लिख दिया है दैट अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इस चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश करना, अगर आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आपके पास क्या होगी, इसकी वैल्यू आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर आपके पास लेट से होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपके पास के लिए क्या होगी भाई, अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, लेकिन अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वापस क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगी। अब लेट से कि आपके पास क्या है, कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जांपल, लेट से आपके पास क्या है, HCN है। मैंने क्या किया, मैंने इस HCN को क्या कर दिया है, मैंने इस HCN को 10 लीटर H2O के अंदर डिसोल्व कर दिया, और मैंने देखा कि अगर मैं इसके 10 मोल्स को ले रहा हूं तो आपके पास 10 लीटर के अंदर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 मोल्स अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो रहा है। यानी कि आपके पास अगर HCN के 10 मोल्स हैं तो उसके अंदर से क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 मोल्स आपके पास क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं उसके आयंस के अंदर, यानी कि H+ और Cn नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ 4 मोल्स ही ब्रेक कर रहे हैं, 6 मोल्स एज इट इज आपके पास क्या रह गए, HCN के अंदर रह गए। अब मैं चाहता हूं कि आपके पास जो HCN है ये और भी ज्यादा डिसोशिएट हो जाए अपने आयंस के अंदर। मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगा, यानी कि अगर आपने इसी HCN के अंदर थोड़ा पानी आपने और ऐड कर दिया, और मैंने कर दिया इसका वॉल्यूम लेट्स से 12 लीटर, तो 12 लीटर में आप ये देखोगे कि अब इसके 10 मोल्स जो आपके पास इनिशियली थे उसमें से क्या कर गए, अब उसमें से अब क्या कर गए भाई, उसमें से आपके पास अब 6 मोल अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट हो गए। यानी कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं, मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जो उसके आयंस बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो धीरे धीरे ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम कितने बन सकते हैं भाई, अगर आपने 10 मोल्स लिए हैं, लेट्स से कि मैंने क्या कर दिया, मैंने वॉल्यूम को कर दिया इंक्रीज 20 लीटर मैंने कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पर इसके 10 मोल्स हैं तो आपके पास क्या कर जाएंगे, मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है, आपके पास क्या कर जाएगा, यहाँ पर 10 की 10 मोल्स डिसोशिएट हो जाएंगे। और इस केस के अंदर आप लोग क्या बोलने वाले हो, आपके पास अल्फा क्या रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, कि कितना फ्रैक्शन आपके पास डिसोशिएट हुआ है, यानी कि कितने मोल डिसोशिएट हो गए, 10 हुए हैं, कितने आपके पास थे इनिशियली, 10 ही थे, अब बस क्या निकल जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, अल्फा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या होगी भाई, कितने मोल डिसोशिएट हो गए, 4 हुए हैं, कितने थे आपके पास, 10 थे, कितने आपके पास यहाँ पर वैल्यू निकली है 0.4। तो 0.4 से आपने अल्फा की वैल्यू को 1 तक लेकर जा सकते हो। कैसे आप लेकर गए हो, आपने यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज आप लोग करते गए हो, लेकिन ध्यान रखना वॉल्यूम को आप चाहे कितना भी इंक्रीज कर लो, अब आगे जाकर आप अल्फा की वैल्यू को 1 से ऊपर तो नहीं ले जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर 12 से 20 लेकर गया तो ये 10 की 10 मोल डिसोशिएट हो जाएंगे। तो कितने वॉल्यूम को ऐड करने के बाद मेरे पास अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम पहुंच सकती है, तो आपके पास यहां पर वॉल्यूम की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन आप क्या बोलोगे, अब आप यहां पर बोलोगे दैट ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि मैं डाइल्यूशन करता गया, पानी को डालता गया, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, भाई जब आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब आपके पास यहां पर वॉल्यूम की वैल्यू मैक्सिमम होगी, आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। और वॉल्यूम की आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, इनफाइनाइट। आप कितना पानी डालो उसके अंदर, राइट, इनफाइनाइट
इन्फानाइट। सो एट इन्फानाइट डाइल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा क्या कर जाएगा पास, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा पास 1 के बराबर हो जाएगा। वही चीज मैंने आगे लिखी हुई है दैट एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ अल्फा इंक्रीजेस। नोट कंसंट्रेशन आपके पास यहां पर क्या आएगा भाई, आपके पास यहां पर आना चाहिए एट डाइल्यूशन, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, as dilution increases the value of what, value of alpha increases, and at infinite dilution alpha will reach its maximum value that is 1। यानी कि जब मैं डाइल्यूशन को बिल्कुल मैक्सिमम कर दूंगा, यानी कि मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, उस केस में क्या होगा आपके पास, उस केस में आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, यानी कि 1 के बराबर हो जाएगी। अब एक चीज समझिए कि आपके पास कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहा हूं, अगर मैं वीओ कर दूंगा इनफाइनाइट में, क्या हो जाएगा यहां पर, C will be what, C will be approximately equivalent to 0। यानी कि आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल लो या फिर कंसंट्रेशन को 0 बोल लो, बात क्या है, सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर अल्फा और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा भाई, यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है। तो जिस टाइम पे मेरे पास कंसंट्रेशन 0 होती है उस केस में पास क्या होगा भाई, अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि 1 के बराबर होगी। और जैसे जैसे बस कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है आपस क्या करता है भाई, अल्फा डिक्रीज करता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है भाई। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि डाइल्यूशन के इंक्रीज करने से आपके पास क्या होता है, अल्फा इंक्रीज करता है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, कंसंट्रेशन के डिक्रीज करने से आप बस क्या करेगा, अल्फा इंक्रीज करेगा। यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है या फिर डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, दोनों वाला आपस क्या है, सेम है, बिकॉज कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम। ये आपको पता ही पता है, राइट। सो डाइल्यूशन का इंक्रीज करना या फिर कंसंट्रेशन का डिक्रीज करना इज वन एंड द सेम थिंग। तो डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर एट कंसंट्रेशन 0, अल्फा वैसे क्या होती है भाई, 1 के बराबर हो जाती है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे क्या, 1 होती है। फिर आपसे कोई पूछे कि भाई फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होती है, क्या बोलोगे, दैट अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। फिर आपसे कोई पूछे क्या मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अल्फा की वैल्यू को 1 कर सकता हूं, तो आप बोलोगे यस आप कर सकते हो। फिर वो आपसे पूछे कब कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप इसको कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर आपके पास ओस्टवाइल्ड डाइल्यूशन लो क्या है। ये लो आपसे कहता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, चाहे आपके पास वो वीक हो, आप उसके लिए भी अल्फा की वैल्यू को 1 कर सकते हो। कब हो जाएगी उसकी वैल्यू 1, जब आप लोग क्या कर दोगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे। सो दिस इज योर ओस्टवाइल्ड डाइल्यूशन लो। यहां पर एक करेक्शन, दैट इज व्हाट, दैट इज आपके पास यहां पर क्या आएगा भाई, दिस इज डाइल्यूशन। एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अल्फा इंक्रीजेस। तो आपको इसको यहां पर हल्का सा करेक्शन आपको करनी नोट्स के अंदर भी, तो प्लीज सही से लिखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके पास एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, कैसे आप लोग अपने सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हो एज एसिड एंड बेस, कौन कौन सी थ्योरीज हैं इनके पीछे हम लोग पढ़ेंगे। आइनर्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, बोस्टोडी कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को पढ़ेंगे बारी बारी से। एंड इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट आपको है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आपको करना है, साथ में आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। एंड अगर आप लोग चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो, आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 90535119। आपके सपोर्ट की हेल्प से ही हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहेंगे एकदम फ्री। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।